सुप्रभात। मैं आपके हिंदी विषय की परामर्शदाता डॉक्टर प्रीति शर्मा, स्टडी सेंटर अर्वाचीन एजुकेयर 29054 MSD 6 के अंतर्गत हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में आज हम इकाई नंबर 1 हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल इन शीर्षकों में अभी तक हमने जाना है कि नामकरण का जो हम अभी काल का विभाजन और नामकरण, ये दो अलग प्रश्न थे, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी हम जानेंगे कि नामकरण का आधार क्या होता है। अब ये नामकरण का जो कारण बना वो क्या है। वैसे काल और नामकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें हाईलाइट की हैं जिन्हें मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि कैसे उन्हें काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। अब यहाँ काल विभाजन का जो निर्णय है वो मुख्य रूप से किन आधारों पर हम कर सकते हैं कि रचना की जो प्रवृत्ति है, रचना का जो गुण है वो क्या हो सकता है। साहित्य और जो जीवन का जो हमें तत्व प्राप्त होता है तो क्या है। जैसे कि एक उदाहरण ले सकते हैं कि रीति मुक्त कवियों और रीतिकाल की मुख्य धाराओं की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो बिल्कुल अलग अलग थीं। जहाँ रीति मुक्त और रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थीं वो बिल्कुल अलग थीं, जहाँ मानवीय प्रेम और समर्पण था, तो दूसरी तब वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उस समय की जो इतिहास की जो सच्चाइयाँ थीं उन्हें और वास्तविकता को हम मान रहे थे। और इसी उदाहरण के लिए हम आगे भी देखेंगे कि हमारे बीच जो समाज और सांस्कृतिक जो हमारा रूप रहा है वो कालखंड के नामकरण की व्यवस्था को अपनाता है। अब जैसे कि स्वतंत्रतावादी तथा भक्ति काल जैसे नामों को किस श्रेणी में रखा जाए। भक्ति काल का नाम आते ही हमें एक ऐतिहासिक आंदोलन ही नहीं था, उस समय में बहुत सारे सांस्कृतिक आंदोलन थे। और ये जो भक्ति काल की जो चेतना का जो काल है वो उस समय में जैसे कि कला और जो समाज है उसके बहुत सारे आयाम थे। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास किया है कि नामकरण का जो आधार है वो क्या हो सकता है। या तो किसी रचना का मुख्य वस्तु हो सकती है, या फिर उस समय के काल की प्रवृत्तियां हो सकती हैं, वो आधार हो सकता है नामकरण का आधार। या फिर कोई ऐसा प्रचलित आंदोलन हो जिसके आधार पर हम नामकरण कर सकते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक हो, या फिर उस समय के साहित्य का कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जिस पर हम नामकरण का आधार हो सकता है, जैसे कि द्विवेदी युग है और भारतेंदु युग है। या फिर किसी घटना को आधार मानकर, जैसे कि हमारा 1947 के बाद का जो काल है वो स्वातंत्रोत्तर काल के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि इन आधारों पर हम अपना जो नामकरण का जो आधार है वो बना सकते हैं। अब देखिए, जो नृत्य और संस्कृति में जो भक्ति की जो संवेदना है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो भक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही सत्य और अनुभूति पर आधारित है। लेकिन हम देखेंगे कि जो कालखंडों की जो विशेषता है वो किस तरीके से साहित्यिक न होकर एक आंदोलन का रूप ले लेती है। भक्ति काल में जैसे नामकरण के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, ऐसे गुण आते हैं प्रवृत्ति के, और उन्हें उन गुणों को ऐसा आश्रय मिलता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी अंतर्विरोध यानी कि बहुत सारे ऐसे विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके नाम पर भी युग का नाम होता है। जैसे कि हमने कहा, अभी आपको बताया था कि व्यक्तित्व विशेष भी हो सकता है नामकरण का आधार। उस व्यक्ति विशेष के नाम पर भी साहित्य काल का नामकरण रखा जा सकता है। जैसे कि अभी भारतेंदु, और आपने द्विवेदी युग का नाम को सुना। भारतेंदु और युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, उस समय के आधुनिक काल के प्रारंभिक खंड की जैसे वो एक मंजिल है, एक रूप है, साहित्यिक सामूहिक जो जीवन बोध का संदेश दे रहा है। हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण में साहित्य की जो विशेष जो मूल्यांकन है उसको व्यक्त करता है। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर की गई जो साहित्यिक कालखंडों का जो नामकरण किया गया है, जैसे विक्टोरियन युग, एलिजाबेथ युग, और उदाहरण के लिए अंग्रेजी का जो साहित्य जो हमें मिलता है वो विक्टोरियन आधुनिक युग से पूर्व प्रचलित था। अब देखेंगे कि हम किस तरीके से उदाहरण में स्वतंत्रता भी यानी कि कोई ऐसा घटना भी हमारे नामकरण का आधार हो सकती है। जैसे स्वातंत्र उत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता के बाद के जो साहित्य लिखा गया वो इस नाम से
सार्थक हुआ। अगला जो शीर्षक है उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ऐसे प्रचलित और कौन से काल विभाजन हैं हिंदी साहित्य के प्रचलित काल विभाजन। यानी कि हम काल विभाजन में अगर नाम लें तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल के नाम की जो सीमा है, जो कि बहुत ही यथास्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णित की गई है कि आदिकाल, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना है, जो कि संवत है ना 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल यानी कि 1700 से 1900, और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल जो 1900 से अब तक चला आ रहा है। यानी कि आदिकाल के साहित्य को अगर जानें और इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो विचारधारा है उसको ध्यान में रखें तो यहाँ 1050 से पहले की जो हिंदी है उसमें विद्यापति, अमीर खुसरो जैसे जो कवि हैं उन समय का उनका जो साहित्य है वो तो छूट ही जाता है, क्योंकि वो तो इससे पहले के ही कवि माने गए हैं। तो आदिकाल के प्रसंग में बहुत सारी ऐसी अंतर्विरोध भी हैं जो कि उन्होंने ये माना है कि अपभ्रंश काल जो परोक्ष रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे विवाद आ गए हैं। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आधुनिक काल के जो 25-26 वर्ष का जो विभाजन है हिंदी साहित्य में, हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ आदिकाल क्या, अगला शीर्षक आएगा कि किस तरह से आदिकाल का जो समय निर्धारण है वो उसे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय का जो साहित्य है उसमें विद्वानों में बहुत ही मतभेद थे। अपभ्रंश से जो पूर्व की जो हिंदी थी वो प्रचलित थी। इसमें जो अपभ्रंश है इसमें सबसे मूल कारण तो उसी अपभ्रंश के प्रचलित हिंदी का रहा है कि किस तरह से वो धीरे धीरे बदल कर भारत का स्वतंत्र उससे विकास हुआ। और यहाँ भाषा का जो भाषा के प्रयोग से ही, और कह सकते हैं कि भाषा के प्रयोग से ही भाषा का विकास होता है। और जैसे जो भाषा है वो एक नदी के प्रभाव की तरह गतिशील है, हम उसको जिस तरीके से हम बार बार उसका प्रयोग करेंगे वो उसी तरीके से हमारे बीच में रहेगी। भाषा के प्रभाव को हम कह सकते हैं कि वो भाषा के जो परिवर्तन है उसको समझने में फिर कठिनाई नहीं होती है जितनी भाषा हमारे प्रयोग में आती है। अब देखिए, जो अपभ्रंश के समय में जो साहित्यिक हिंदी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुकी थी, और जो जन भाषा थी, जो लोगों में जो स्थानीय भाषा थी वो उससे दूर हो गई थी। अपभ्रंश की जो जन भाषा से हिंदी का जो विकास है उसमें चंद्रधर गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। तो अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, जबकि रामचंद्र जो शुक्ल हैं हिंदी का आरंभ जो मानते हैं वो 993 ईस्वी से मानते हैं, और अपभ्रंश जो भाषा है वो घिस घिस कर यानी कि प्रयोग किए जाते एक नई भाषा को यानी कि हिंदी को जन्म देती है। और ऐसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने आगे भी ये भी लिखा है कि अपभ्रंश और प्राकृत आभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता उस समय में जो तांत्रिक थे, जो योग मार्गी जो बौद्ध धर्म थे या फिर सांप्रदायिक रचनाएं हैं उसमें इसका प्रयोग मिलता है। यानी कि वो ये भी धीरे मानने में गुरेज नहीं करते कि सबसे पुराना जो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से उन्होंने इस बात को माना। और वो ये भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का जो संवत है वो 1050 से लेकर 1375 तक है। उस समय में क्या था कि राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के पीछे भी हम जा सकते हैं। यानी कि आरंभ में तो उन्होंने जो सिद्ध जो साहित्य है उसको स्वीकार किया, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से 1993 यानी कि 10वीं शताब्दी से उन्होंने ये माना कि साहित्यिक जो तथ्य है जो हमारी विचारधाराएं हैं वो स्पष्ट रूप से प्रभावित होती हैं। क्योंकि उस समय में क्या था कि अनुभव और प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से हिंदी का जो विकास है वो शुरू हो गया था। लेकिन उस समय में क्या था कि उस समय में जो सिद्धांत थे वो कट्टरवादी थे, बौद्ध धर्म में तांत्रिक जो रचनाएं थी वो भी लिखी जा रही थी। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत बड़े इतिहास और इतिहासकार के आलोचक भी रहे हैं हिंदी जगत के, उसने कहा है कि उस समय में जो नाथ और सिद्ध थे, जो जैन साहित्यकारों की अपेक्षा की गई थी, और वो क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो एक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर उन्होंने ये रचनाएं की हैं, इसे साहित्यिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। लेकिन आगे रामचंद्र शुक्ल ने ये भी कहा
कि आगे चलकर भक्ति से निर्गुण तक का जो संप्रदाय है वो किस प्रकार से ज्ञान मार्गी है, सूफीवादियों के साथ पर से लेकर वो प्रेमवाद पर भी है, या वैष्णव से अहिंसावाद पर है, या प्रपत्तिवाद को लेकर सिद्धों और योगियों के द्वारा बनाया गया है, जो कि उन्होंने आगे चलकर ये राह भी उन्होंने ही दिखाई। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें बहुत सारे अंतर्विरोध भी पैदा हो गए हैं। तो भाषा और अनुभूति के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि नाथ पंथियों की जो भाषा रही, उस पर आचार्य शुक्ल का जो मत है वो इस प्रकार है कि कैसे नाथ पंथियों और जो जोगी हैं उनकी जो परंपरा है साहित्य की भाषा और काव्य भाषा में ढलकर किस प्रकार अपभ्रंश या ब्रज का रूप लेती है, कैसे वो एक सिद्धुकड़ी भाषा का सहारा लेती है और फिर वही भाषा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी भी थी। भाषा और साहित्य की जो इसमें आलोच, भाषा और साहित्य के साथ साथ किस प्रकार काल का जो खंडन हुआ है, कालखंड के आधार पर जो हमें भाषा के अंदर जो संवेदना मिलती है उसका सूत्र हमें ये मिलता है। हम कह सकते हैं कि नाथ और सिद्धों का जो मूल्यांकन है वो सिर्फ सिद्धों के पंडित जो परंपरावादी जो वर्चस्व था उस समय का, उस पर घोर चुनौती है। हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने माना कि सिद्ध जैन और जो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से नाथ, सिद्ध, जैन और रचनाकारों का जो साहित्यिक इतिहास है उसी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। फिर बाद में वो इस प्रवृत्ति को भी स्वीकार करते हैं। बाद में वो ये भी मानते हैं कि भाषा की जो विशिष्ट मूल तीन प्रवृत्तियाँ थीं उस समय की, कौन सी थी? एक तो क्षतिपूर्ति, यानी कि शब्दों का जो दीर्घीपन था वो जो उस समय पे प्राकृत में था, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कम, कच, जैसे हिंदी में काम और काज, यानी कि उसका संक्षिप्तीकरण होता चला गया। प्रसर्गों की बहुत सारी बहुलता प्रयोग में आई। तीसरा, इसमें तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है उसका जो चलन है उसका प्रयोग भी ये बताता है कि अपभ्रंश से हम कितने जुड़े हुए थे। जैन जो आचार्य हैं, जो कवि हैं, उनकी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं। किस तरीके से जैन रचनाकारों से चरित्र जो काव्य है और उसके बाद में जो लिखा गया काव्य है वो किस तरीके से रूढ़िवादी और छंद योजना जो वर्णन शैली है, विषय वस्तु है, उनको समझने में हमें सहायता करती है। दूसरा, उनका जो महत्वपूर्ण हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इतिहासकार हैं उसके और दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने क्या किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपभ्रंश भाषा को एक स्वच्छंद भाषा माना है। लेकिन ये जो स्वच्छंद भाषा है, हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का जो महत्व है उन्होंने हिंदी के लिए आवश्यक माना है। आदिकालीन जो भाषा थी, जो साहित्यिक भाषा थी, उसका मिला जुला रूप ये भक्ति काल में देखते हैं। भक्ति काल में वो मिलता भी है कि किस तरह से जो भाषा है वो नाथों की भाषा है, जैन कवियों की भाषा है, या क्षेत्रीय विविधता या लोक रंग की जो भाषा है, जो साथ साथ रासो परंपरा की जो भाषा भी रही है, वो अलग प्रकार की विविधता उसमें देखने को मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो समय है वो उसे आदिकाल तक के लिए निर्धारित करते हैं। वो मानते हैं कि जो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल की जो आरंभिक सीमा है पहले, तो वो ये भी मानते हैं कि वो 7वीं सदी है, यानी कि 10वीं शताब्दी से पहले भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं उसमें आती हैं, उन्होंने ये भी माना है। लेकिन अपभ्रंश की जो प्रवृत्ति के रूप में उन्होंने उत्तरकालीन जो अपभ्रंश की संज्ञा उन्होंने दी है उसे वो पुरानी हिंदी भी कहते हैं उसे। अब हम कह सकते हैं कि दूसरे उदाहरण में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये भी माना है कि किस तरह से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की प्रस्तुति की जा सकती है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के इन रचनाओं में प्राप्ति होती है। राहुल सांकृत्यायन जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक मानते हैं, काव्य के वो 2 रूप मानते हैं। एक तो वो काव्य जो सिद्धों की वाणी का था और दूसरा सामंतों को प्रस्तुत करता था। तो यानी कि वो ये भी मानते हैं, उन्होंने ये भी माना कि 7वीं से 8वीं शताब्दी का जो साहित्य है
उसे मानने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि और भी ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने काल विभाजन में अपनी भूमिका निभाई है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन 7वीं और 8वीं शताब्दी को ही मानते हैं। तो यानी कि जो समर्थक हुए 7वीं और 8वीं शताब्दी में, वो रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन, लेकिन है ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ 10वीं और 14वीं शताब्दी का आदिकाल का समय मानते हैं। लेकिन वो बाद में ये भी कहते हैं कि अपभ्रंश के प्रवृत्ति यानी कि उत्तर अपभ्रंश काल यानी कि पुरानी हिंदी भी वो उसे कहते हैं, और मानते भी हैं कि हाँ भाई जो राहुल सांकृत्यायन है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भी उन्होंने इस सामंत की स्तुति और सिद्धों को माना है। तो आगे हम पढ़ेंगे बाद में आगे की चर्चा।